29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र का शहर मालेगांव, रमज़ान का महीना और अचानक एक धमाका जो पूरे मुल्क को हिलाकर रख देता है। 6 जानें चली जाती हैं, 101 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी होते हैं और फिर शुरू होता है एक ऐसा मुकदमा जो 17 साल तक हिंदुस्तानी अदालती निज़ाम की पेचीदगी, सियासत और इंसाफ के पैमाने को आज़माता है। तफसीली मालूमात और कुछ अहम सवालात जो शायद गोदी मीडिया आपको कभी ना दिखाए, इसलिए वीडियो को पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मालेगांव वाक़या के फ़ौरन बाद महाराष्ट्र एटीएस ने तफ्तीश शुरू की। सिर्फ एक माह के अंदर अक्टूबर 2008 में 2 बड़े नामों को गिरफ्तार किया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। एटीएस का दावा है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी जिसे अभिनव भारत नामी हिंदू दहशतगर्द तंजीम ने अंजाम दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल धमाके की जगह पर पाई गई, जिसे मरकज़ी सबूत करार दिया गया। मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब सिर्फ 1 महीने बाद 26/11 को मुंबई हमले हुए, जिसमें उस वक्त के एटीएस चीफ हेमंत करकरे की मौत हो गई। हेमंत करकरे को किसने और क्यों मारा आज तक साफ नहीं हो पाया। उर्दू के मशहूर सहाफ़ी अजीज़ बर्नी ने हेमंत करकरे की मौत पर कुछ ज़्यादा ही डीपली रिसर्च शुरू कर दी, तो उन्हें भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हेमंत करकरे की मौत के बाद इस केस में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो गईं। एक्सपर्ट का मानना है कि हेमंत करकरे की मौत से मालेगांव केस की जांच का रुख ही पलट गया। बहरहाल जनवरी 2009 में एटीएस ने पहली चार्जशीट फाइल की, जिसमें 11 अफराद को नामजद किया गया। 31 जुलाई 2009 को खुसूसी अदालत ने मकोका के इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए, लेकिन 19 जुलाई साल 2010 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो इल्ज़ामात दोबारा लागू कर दिए। मकोका हटाया गया, फिर लागू किया गया, फिर हटाया गया। अब इसमें जांच एजेंसियों की क्या मंशा रही होगी, हम इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके पीछे कुछ तो वजह ज़रूर रही होगी। 13 अप्रैल 2011 को केस की तहकीकात एनआईए के सुपुर्द कर दी गई और साल 2016 में एनआईए ने चार्जशीट फाइल की, जिसमें एनआईए ने एटीएस पर गंभीर आरोप लगाए। सोचिए कि कैसे 2 सरकारी एजेंसियां आपस में ही भिड़ गईं। साल 2017 25 अप्रैल को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मेडिकल की बुनियाद पर ज़मानत मिली और 21 अगस्त साल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को भी ज़मानत दे दी। दिसंबर 2018 से बाकायदा इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई। इस दौरान अदालत ने फैसला दिया कि मुकदमा आईपीसी, यूएपीए और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत जारी रहेगा। इस्तेगासा ने 323 गवाह पेश किए, लेकिन उनमें से 37 गवाहों ने अपने बयानात बदल दिए। 19 अप्रैल साल 2025 को तमाम दलाइल की समाअत मुकम्मल हुई और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 31 जुलाई साल 2025 17 साल बाद फैसला आया और तमाम 7 मुल्ज़िमान बरी हो गए। अदालत ने कहा कि ना कोई काबिल एतमाद सबूत मिले, ना ही कोई मजबूत गवाही। अदालत ने यह भी कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल के मालिक होने का कोई मोतबर सबूत नहीं। इंजन और चेसिस नंबर के साथ भी छेड़छाड़ की गई। यूएपीए में भी कानूनी खामियां पाई गई। मेडिकल रिकॉर्ड में भी जालसाजी के सबूत मिले हैं। अदालत ने साफ किया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। अदालत ने स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दी कि मकतूलीन के घर वालों को 2-2 लाख रुपए, जबकि ज़ख्मियों को 50,000 रुपये बतौर मुआवजा दिया जाए। मालेगांव बम धमाका केस सिर्फ एक मुकदमा नहीं, बल्कि भारत के तहकीकाती एजेंसियों, सियासी दबाव और अदालती अमल पर भी एक आईना है। सवाल पैदा होता है कि क्या एटीएस की जल्दबाजी ने केस को कमज़ोर किया या एनआईए का रास्ता दुरुस्त था? क्या गवाहों का पलट जाना इंसाफ की राह में रुकावट बना? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि 17 साल बाद अगर तमाम मुल्ज़िमान बेकसूर पाए गए तो मालेगांव धमाका किसने किया? इसी तरह मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस में भी सभी मुल्ज़िमान बाइज्जत बरी हो गए। इसके अलावा भी भारत में दूसरे ऐसे कई केसेस हैं जिसमें मुल्ज़िमान 25-25, 20-20 साल बाद बरी किए गए।
इन तमाम मुकदमात का तज्ज़िया भारत की जांच एजेंसियों पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या जांच एजेंसियां अपना काम कर पाने में सक्षम नहीं हैं, या जानबूझकर सही समत में जांच नहीं की जाती? अगर ऐसा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर सरकारें जांच एजेंसियों पर दबाव डालती हैं तो जांच एजेंसियां ऐसी सरकारों को बेनकाब क्यों नहीं करती? जांच एजेंसियां अगर खुद ऐसा करती हैं तो सरकारें क्या करती हैं? जांच एजेंसियां और सरकार दोनों की मिलीभगत से अगर ऐसा हो रहा है तो भारतीय जनता के लिए ये बहुत बुरे संकेत हैं। सरकारी दबाव की बात करें तो ऐसा बहुत हद तक माना जा सकता है। सरकारों का दोहरा रवैया इस बात को और भी मजबूती प्रदान करता है। अभी 24 जुलाई 2025 को मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में जब मुंबई हाईकोर्ट का फैसला आया तो महाराष्ट्र सरकार मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन मालेगांव केस में अभी तक सरकार की जानिब से ऐसा कोई बयान नहीं आया, जिससे साफ पता चलता है कि सरकारें दहशतगर्दी जैसे हसास तरीन मामलात में भी धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार हैं। सरकार ये मानकर चल रही है कि मालेगांव धमाका के मुलजिम हिंदू थे, इसलिए सरकार उनके खिलाफ री अपील नहीं करेगी। ऐसा इसलिए कि हिंदू दहशतगर्द नहीं होते। हालांकि अभी इस केस को हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा सकता है, लेकिन मुलजिमान चूँकि हिंदू हैं इसलिए ऐसा हुकूमत नहीं करेगी। लेकिन मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मुलजिमान एक समुदाय विशेष से हैं, वो मुसलमान हैं, टोपी कुर्ते से उनकी शनाख्त की जाती है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने फ़ौरन ही री अपील किया, क्योंकि सरकार ये मानती है कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। मालेगांव वर्डिक्ट के बाद आपने भी ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जहां हरे रंग को दहशतगर्दी की अलामत के तौर पर बताया और दिखाया जा रहा है। सरकारों का यही रवैया दहशतगर्दी की रोकथाम में बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है। अगर ये बात सही है कि मालेगांव ब्लास्ट इन मुलजिमान ने नहीं किया या मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मुलजिमान बेकसूर हैं, तो ये बात सच है कि असली दहशतगर्द आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। इंसाफ सिर्फ फैसला सुनाना नहीं, सच तक पहुंचना भी है। फ़िलहाल ज़मीनी सच्चाई ये है कि फ़ैसला तो आ गया, लेकिन इंसाफ कहाँ है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सच पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।